डॉक्टर नुमान नियाज साहब मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, सरफराज अहमद का करियर ख़त्म हुआ, वाहिद चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान उनके दौर में जीता, उनकी क़यादत में जीता। एक तनकीद उन पे ये होती थी कि उनकी कीपिंग में कुछ इशूज़ थे, कैचेस बहुत छोड़ते थे, और इसके साथ साथ कप्तानी के हवाले से लोग ये कहते हैं कि वो बहुत अच्छी थी। उसके अंदर जो है ना वो एक महसूस होता था कि टीम के अंदर एक सिनर्जी है और एक जोश है। और फिर जाहिर है कि आप एक बड़ी ट्रॉफ़ी जीत जाएँ तो फिर आप वैसे भी जो है वो आपकी कप्तानी अमर हो जाती है। सरफराज अहमद की बैटिंग के हवाले से भी जो है बहुत सारे सवालात उठे, लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं वो भी काम चला जाती थी। फिर पीएसएल के अंदर जो है उनकी कारकर्दगी, इब्तिदा के जो सीजन्स थे उनमें उनकी टीम की कारकर्दगी बहुत आउटस्टैंडिंग थी। तो अगर सरफराज अहमद के करियर को मैं तो 3-4 चीज़ें जो मुझे समझ में आई मैंने आपको बताई हैं। आप अगर बहैसियत कप्तान, बहैसियत इंसान, बहैसियत विकेट कीपर, बहैसियत जो है वो कौमी टीम के एक अहम रुकन सरफराज अहमद के साथ, फिर कराची से चूँकि मैं ताल्लुक़ रखता हूँ तो यहाँ लोग ये भी कहते हैं कि उनके साथ ज़्यादती हुई, गो कि मुझे ऐसा ज़ाती तौर पे नहीं लगता। मेरा ख्याल है कि चीज़ें मेरिट पर भी बहुत सारी हुई, ज़्यादती भी हुई होगी, लेकिन कराची में आम तौर पे लोग ये समझते हैं कि उनके साथ कोई ज़्यादती हुई। आप क्या कमेंट करेंगे सर उनके करियर में? मैंने सरफराज को, सैफी को फॉलो किया है उसके करियर शुरू होने से पहले, जब वो खेलता था कराची में क्लब क्रिकेट, और उसके बाद अंडर 19 का ये विनिंग कैप्टन था, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन था। और कुछ चीजें उसमें नेचुरली आती थी कि वो मैन मैनेजमेंट में बहुत अच्छा था, सच पर्सनालिटी, हाफिज कुरान, एंड 7 टेस्ट खेल गया वो। और एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कोइंसिडेंटल करियर इनका शुरू हुआ था, अगर आपको याद हो, अदनान अकमल ने अपने आखिरी टेस्ट में 60 प्लस किया था, लेकिन उनका अंगूठा टूट गया था। और उसके बाद जैसा पाकिस्तान में होता है कि हम प्रीमियर रिप्लेसमेंट आती है और अगर वो अच्छा कर दे तो हम पिछले को भूल जाते हैं। तो अदनान अकमल का करियर हो गया खत्म और सरफराज परमानेंट हो गए। 2010 में ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि वहां से काम शुरू हुआ, एंड आई थिंक ही वाज वन ऑफ द बेटर कैप्टन्स रीसेंट हिस्ट्री में। नॉट ओनली कि वो चैंपियंस ट्रॉफी जीते, अगर आपको याद हो तो वो T20 के बेहतरीन कैप्टन थे और पाकिस्तान नंबर 1 रहा, और 11 कंसेक्यूटिव सीरीज पाकिस्तान इनके अंदर जीता। और जिस वक्त इनको हटाया गया था एज कैप्टन ऑफ पाकिस्तान, वो आप शायद टेस्ट मैचेस से आप इनको हटा सकते थे, क्योंकि जो आप बात कर रहे हैं उसमें भी काफी सदाकत है कि ये पीछे जाना शुरू हो गए थे बैटिंग नंबर में भी, और इंसेंटिव नहीं लेते थे, अपने से ऊपर प्लेयर्स खिलाना शुरू कर दिया था। और फिर श्रीलंका का टूर हुआ था जहां पे स्पिनर ये नहीं लेके गए थे, और पाकिस्तान पे लॉस्ट थे जब रंगना हरात वगैरह ने अच्छा परफॉर्म किया था। सो उसके बाद से इनकी टेस्ट कैप्टनसी जाती या उनका बैटिंग स्लॉट जाता, क्योंकि मोहम्मद रिजवान वाज कमिंग अप रियली फास्ट। लेकिन T20 से ये हटते नहीं थे, और इनका हटाना एक पॉलिटिकल डिसीजन था। वी ऑल नो अंडर 19 वर्ल्ड कप का वो था, मैच था ओल्ड ट्रैफर्ड में, अंडर 19 कह रहा हूँ, 2019 का वर्ल्ड कप ओल्ड ट्रैफर्ड में जो मैच था, वहां पे तब के प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया था, वो वाज वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, के पहले बैटिंग करनी चाहिए। और वो अंडर रेन लेडन क्लाउड्स इन्होंने पहले इंडिया को खिला दिया था, पाकिस्तान जो है वो मैसिवली हार गया था। और उसके बाद अजहर अली आए टेस्ट मैचेस में, और फिर अक्रॉस ऑल 3 फॉर्मेट्स बाबर आजम को कप्तान बना दिया गया। मैं समझता हूँ वहां से आपकी क्रिकेट का जवाल शुरू हुआ था, क्योंकि बाबर आजम मे वेल हैव बीन एन आस्टाउंडिंग बैट्समैन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट, लेकिन वो ना उनकी कम्युनिकेशन के मसाइल भी थे, उनकी लीडरशिप के मसाइल भी थे, पर्सनालिटी जो है वो थोड़ी सी इंट्रोवर्ट थी, और वहां से जो है वो एक उन्होंने अपने इर्द गिर्द कोकून बना लिया, और फिर प्लेयर्स का एक इनका ग्रुप बना 4-5 प्लेयर्स का। और ये कहते तो हम वेल इंटीग्रेटेड थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां पे फिर सिलेक्शंस में भी मसाइल आना शुरू हुए, और फिर बाबर जूं आगे चलते चले गए, सरफराज को लोग भूलते चले गए। बट इफ यू रिमेंबर, इन्होंने एक दफा फिर कम बैक किया था अगेंस्ट न्यूजीलैंड एट होम, और इन्होंने 100 कर दिया था। तो आई पर्सनली फील ही वाज अ क्वालिटी बैट्समैन एंड अ गुड विकेट कीपर। आजकल के विकेट कीपर्स को मैं देखते हुए सिर्फ आपको सर्किट में एक रिजवान नजर आएगा और एक वाहिद नजीर नजर आएगा, जिनको आप कह सकते हैं कि प्रॉपर विकेट कीपर्स हैं। अभी गाजी गौरी वगैरह भी इवॉल्व नहीं हुए हुए, तो प्रॉपर वन ऑफ द लास्ट ऑफ द मोहिकन्स था, क्वालिटी क्रिकेटर। 371 इन्होंने डिसमिसल्स किए, 61 T20 खेले, 117 वनडे खेले, 7 टेस्ट खेले, एक ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स का करियर, 6164 इनके रन्स थे। सो आई विल रिमेंबर हिम एज अ प्लेयर हु कंट्रीब्यूटेड मैसिवली। लेकिन ऑफ कोर्स जिस तरह की आपने बातें की, इनकी कुछ सेल्फ इन्फ्लिक्शन की भी कहानी थी, और अब ये क्रिकेट में इन्वॉल्व हो रहे हैं। पहले ये इनको मैं समझ अंडर 19 के साथ ही रहना चाहिए था, पाकिस्तान एस के साथ, अब ये सिलेक्टर बन गए। तो लेट्स होप
कि ये मेन स्ट्रीम में रहे, एबिलिटी इनमें बहुत है, बट जूनियर लेवल पे ये काफी हेल्प कर सकते हैं क्रिकेट की, रादर देन कि हम इनको सीनियर्स में देखें। अच्छा, अभी क्या आपके समझते हैं कि जो बोर्ड इनके लिए रोल तय कर रहा है, उस रोल में सरफराज जो है वो सही से फ्लरिश नहीं कर पाएंगे, उनको जूनियर लेवल पे रखना चाहिए था? इसकी ये क्या बात है, जरा डॉक्टर साहब इसकी डिफाइन करें। मैं बड़ी खुल के बात करूंगा। ये क्रिकेट बोर्ड के जो पॉलिसीज हैं और जो इनके डिसीजंस हैं, ये ऐसे लगता है कि सोशल मीडिया के क्रिटिसिज्म पे लिए जाते हैं, ये ऐसे लगता है कि विंसिकैलिटी पे लिए जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे ओहदों पे काम कर रहे हैं जो कि शायद उन ओहदों से रेलेवेंट ही नहीं है। और अभी ये जो आपने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, इट वाज अ शेयर एम्बैरसमेंट। ये जो आकिब जावेद, मतलब अब आकिब जावेद 22 टेस्ट मैच खेला हुआ है, मिसबाह 75 टेस्ट मैच खेला हुआ है, असद शफीक 77 टेस्ट मैच खेला हुआ है, सरफराज 7 टेस्ट मैच खेला हुआ है। एंड देन एट द एंड ऑफ द डे जिस किस्म की कॉन्ट्रडिक्शंस थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अपने आप को सेल्फ एवेसिव कॉन्फ्रेंस थी वो, और वो ऐसे लगा कि एक जबरदस्ती की गई है घबरा के, और घबराहट में जो कि काफी फ्लॉप हो गई बहुत बड़ी। तो जहां पे इस किस्म के डिसीजन सस्टेन ही ना कर पाए, जहां पे आप खुद लेके आए जेसन गैलिस्बी को, खुद लेके आए गैरी कर्स्टन को, प्रोफेशनल कोचेस को आप खुद ही हटा दें, और फिर जहां पे आप आकिब जावेद का रोल पहले सिलेक्टर देखें, फिर आप एडहॉक हेड कोच देखें, फिर आप हाई परफॉर्मेंस सेंटर का डायरेक्टर देखें, फिर सिलेक्टर देखें, फिर करता धरता देखें, फिर आप वहाब रियाज को 25 रोल्स में देखें, तो कहाँ सस्टेनेबिलिटी आपको नजर आती है? तो इसमें तो शायद परफॉर्मेंस अप्रेजल होता ही नहीं है। ये तो हम डेली बेसिस पे ऐसे लगता है, डे टू डे बेसिस पे देखते हैं कि हमारा डिसीजन कौन सा कैसा जा रहा है, ना आपको फ्यूचर थॉट लगता है। आपने पिछले 20 एक रोजा इंटरनेशनल मैचेस जो खेले हैं पाकिस्तान ने, उसमें आपने 35 डेब्यूटेंट करवा दिए। उन 35 में से 21 ऐसे हैं जो 6 या 6 से कम एक रोजा मैचेस खेल के गायब हो गए। अब यंगस्टर्स को लाते हैं। अब आपने आज साद मसूद खिला दिया, 3 लिस्ट ए मैच खेला हुआ, 1 आउट था। इसका बहुत टैलेंटेड है, सेल्फ बिलीव भी बहुत है, आगे का प्लेयर है, ये फ्यूचर का प्लेयर है। ये पाकिस्तान ए में रखें, शाहीन्स में रखें आप, लेकिन आपने उसको जो है इंट्रोड्यूस करा दिया इंटरनेशनल क्रिकेट में। फॉर व्हाट? क्यों? और फिर जिस तरह अब आपने देखा ये गाजी डॉक्टर साहब हम ये कह सकते हैं कि हम कच्चा तोड़ रहे हैं प्लेयर्स को, और उसके बाद वो उनका करियर तबाह करते हैं, उनको आगे फेंक के इंटरनेशनल बॉलर्स पे। अच्छा है, कच्चा तोड़ा इंग्लैंड ने भी है, लेकिन बैक बाय स्ट्रॉन्ग सिस्टम। उन्होंने एक देखा जनरेशनल प्लेयर आया 1978 के बाद, शायद माइक गेटिंग लास्ट थे, उन्होंने इंग्लैंड से एक ऐसा प्लेयर खिलाया जिसका फर्स्ट क्लास में 100 नहीं था। अब तो उसका ऑल 3 फॉर्मेट 100 हो गया। वो है ये जेकब बैथल। लेकिन फिर उस किस्म का जनरेशनल टैलेंट आपको नजर आए तो आप कच्चा तोड़ के खिलाते हैं। वसीम अकरम का डेब्यू जो था फर्स्ट क्लास का, वो अगेंस्ट न्यूजीलैंड था पिंडी में, एक 3-डे मैच में, जब उन्होंने 7 आउट किए थे। तो वो बहुत कम प्लेयर्स आप होते हैं। हम तो ये कर रहे हैं कि हम यूज करते हैं इन प्लेयर्स को एज टूल। हम जो हमारी नजर में हमारे फेवरेट्स होते हैं और जो सीनियर्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और इसका आपको बेतहाशा सर्कमस्टांशियल एविडेंस इवन इस वर्ल्ड कप में 2026 के मिलेगा। जैसे इब्रार अहमद एक टॉप स्पिनर है, दुनिया की रैंकिंग है, उसको 100s में इंडियन फ्रेंचाइज ने ले लिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सनराइजर्स ने लिया है लीड्स में, और अनफॉर्चुनेटली हम उसको पूरा कभी सीरीज पूरी खिलाते ही नहीं है, क्योंकि हमारे बैक ऑफ द माइंड एक फेवरेट है जिसको हमने वापस लेके आना होता है। अब गाजी वारी का मैं आपको कह रहा था कि व्हाट्स रॉन्ग विद हसीबुल्लाह खान, और अगर कोई गलती है, उसकी डिसिप्लिन के मसले हैं या उसका मेहनत का मसला है, उसका रिकॉर्ड तो ब्रिलियंट है, तो आप वो बताएं फिर आपका रोहिल नजीर का क्या कसूर था? आज आपने गाजी वारी को डेब्यू करवाया जो कि विकेट कीपर है, और आपने कीपिंग फिर मोहम्मद रिजवान से करवा दी। मतलब आपके 15 पूरे नहीं हो रहे थे, 13 हैं, जिसमें हनीफ मलिक ने आज फील्डिंग की है, जो कि आपका कोच है, फील्डिंग कोच है। तो ये दैट इज नॉट हाउ यू बिल्ड स्ट्रक्चर्स, और दैट इज नॉट हाउ यू बिल्ड इंस्टीट्यूशंस इन बेटर टीम्स। ये तो नॉन सीरियस किस्म की, जिसमें मुझे कल आकिब जावेद का एटीट्यूड लगा। सर मुझे आकिब जावेद की आपने बात की, एक तो खान साहब ने उनकी तारीफ कर दी थी एक दफ़ा कि इनको क्रिकेट की बड़ी समझ है, तो क्या खान साहब की समझ के ऊपर भी सवाल उठाया जा सकता है? मैं आप कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर एक मिनट में सवाल कर लूँ सर, कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने कहा कि बाबर और फ़खर कैसे इंजर्ड हुए इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। तो क्या ये फोरम होता है कि जहाँ पर ये अनाउंस आप करें किसी प्लेयर के खिलाफ तहकीकात करने का, अगर उसने फेक भी किया था अपने मामले को? मेरे तो ख्याल में बाबर आजम इंजर्ड ही नहीं है,
और आपने कल वो नदामत को छुपाने के लिए, बिकॉज यू फर्स्टली बाबर आजम की जो रिसेंट रन रहा हुआ था T20 क्रिकेट में, और जो उसके आप बैटिंग का मेथड है, अब आजकल तो खैर वैसे वो भी लो ऑन कॉन्फिडेंस था, वो तो डिजर्व ही नहीं करता था कि आप T20 की वर्ल्ड कप टीम में बाबर को लेके जाते, अनलेस आपने उसे ओपन करवाना था और उसके आपके पास एक रोल था। आप उसको नंबर 4 पे तो आपने एम्बेरस किया उसे, तो इट वॉज ए रॉन्ग सिलेक्शन। और उसके बाद अब आप आके कह रहे हैं, ऐसे लगा नदामत को छुपाने के लिए आपने कह दिया, क्योंकि आपके पास जस्टिफिकेशन नहीं है साइम अयूब को, बाबर आजम को, इवन नसीम शाह को वनडे इंटरनेशनल से ड्रॉप करना। साइम अयूब का पिछले 13 वनडे इंटरनेशनल में 200 है, 350 है, और साउथ अफ्रीका में उसने परफॉर्म किया है। अगला आपका वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे में है, और वो 18 महीने रह गए हैं आपके वर्ल्ड कप में, और आपके पास टोटल 13 मैचेस हैं। ये तो 3 आपने जबरदस्ती के डाले बांग्लादेश के। उसके बाद आपने क्या टीम बनानी है, कैसे बनानी है? बाबर आजम की 50 की एवरेज है, वनडे इंटरनेशनल सबसे बेहतर खेला है वो, अभी ठीक खेल रहा था, तो वो शायद एक्सक्लूजन पे, क्योंकि इन पे मलबा ना गिरे, तो उसकी वजह से इन्होंने ये बात कर दी, और ये इनके शायद गले पड़ जाएगा, तौक बन जाएगा। बिकॉज बाबर ने जिस किस्म की कल वो लगाई हुई थी पोस्ट, वो कल जो NCA में प्रैक्टिस कर रहा था, वो कौन सी इंजरी है? बेहतरीन बैटिंग प्रैक्टिस ही अपनी तस्वीर लगाई हुई थी। तो आई पर्सनली फील के आकिब जावेद, देखो क्रिकेट की समझ होना आई कैन नॉट चैलेंज, आकिब एक इंटेलिजेंट आदमी है, वेरी ऑनेस्ट मैन, बट अनफॉर्चुनेटली अगर आप ये समझेंगे कि आप वाहिद अरिस्टोटल हैं और आप अपने तरीके से हाँकने की कोशिश करेंगे, आजकल आपका सबसे बड़ा मसला वाद ये है कि जो मॉडर्न क्रिकेट है और जो डेवलप टीम्स हैं, इनको आप असेस तो करें, केस स्टडीज तो देखें, जिस तरह उनके बैट्समैन खेलते हैं, जो स्ट्रक्चर पावर रेटिंग करते हैं, तो आपको नजर आएगा कि साइंटिफिक टूल्स की इंटीग्रेशन हुई हुई है। और आप सिर्फ आप ये डेटा एनालिसिस में ना चले जाए, डेटा साइंस इज समथिंग डिफरेंट। आपको ट्रेनिंग जो है वो मॉडर्न ट्रेनिंग कैसे करनी है, इंजरी प्रिवेंशन कैसे करनी है, आपको डेवलप कैसे करना है, आपके मसल्स सुपर स्पेशलिस्ट ने कैसे डेवलप करने हैं, बायोमैकेनिक्स आपकी सीधी किस तरह करनी है, ये जो हिटिंग करते हैं पावर हिटिंग, उनका बैटिंग आर्क देखिए मैंने अभिषेक शर्मा का। सो एट द एंड ऑफ द डे ये आपको टीयर क्रिकेट में लाना पड़ेगा। इसका सोल्यूशन लॉन्ग टर्म है, सिर्फ शॉर्ट टर्म अब नहीं। आप सिम्टम्स ट्रीट करते हैं, आप डिजीज नहीं ट्रीट कर पाए। तो ये जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, वो जो बातें ये कर लेते हैं मैचअप्स की और डाटा एनालिसिस की, वो तो बाद में आता है जब ट्रेन प्लेयर्स आपके पास स्टॉक में 15-16 प्लेयर्स आते हैं, फिर आपको वो डाटा साइंस आपके काम आ रही होती है। सो आई थिंक ये आवे का हवा बिगड़ा हुआ है, और अभी तक हम आइडेंटिफाई ही नहीं या कर नहीं पा रहे या करना नहीं चाहते। लेकिन अगर हम समझ है तो इनको भी होनी चाहिए, हमसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। डॉक्टर साहब एक चीज़ मुझे आप ज़रा आसानी से समझा दीजिएगा थोड़े तफसील के साथ, कि फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट को हमारे क्या हुआ है? मतलब हमारे पास सबसे प्रीमियम शाहीन आफरीदी रह गए हैं कि जो 100 रन भी उनको दे दें, शायद वो एक ओवर में किसी न किसी तरह हारिस रऊफ और आफरीदी मिलकर मतलब 100 भी खा लें, पता नहीं कि 9 बॉलें कराएं, कुछ भी करें। यकीन बिल्कुल आवाम का उनके ऊपर नहीं है, हम तो शायकीन ना, मैं तो क्रिकेट देखता ही हूँ, खेले हुए भी अरसा हो गया। सर ये हमारा फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट अब ख़त्म हो गया है क्या? वो किस्सा पुराना हो गया, वसीम होगा, वकार होगा, तेज़ी से आएंगे, गेंद फेंकेंगे, यॉर्कर आएंगे, लेंथ अच्छी होगी, 100 रन अगर रह गए हों 20 ओवरों के अंदर तो वो भी बचा लेंगे। मतलब एक पूरी तारीख है कि वो बॉलिंग के ऊपर डिपेंड करते थे हम लोग, क्या अच्छे ओवर्स जो है वो। दूसरा एक सर इसमें मुझे एक चीज़ जो फील हुई लास्ट वर्ल्ड कप के अंदर, क्या आपने भी ऐसी महसूस किया T20 में, कि हमारी क्रिकेट अटैकिंग नहीं है, हम ओवर बचा के रखते हैं। तो मैंने देखा कि जोफा आर्चर के ओवर जो है वो इंग्लैंड के कैप्टन ने इब्तिदा में ही सारे करवा लिए, 4 के 4, उसने आखिर जो है वो के अंदर नहीं रखे। हम अभी भी उसी किताबी क्रिकेट के अंदर हैं कि 2 ओवर अभी कराएंगे, 1 ओवर बीच में कराएंगे, 1 आखिरी में करवाएंगे। तो ये मुझे फील हुआ कि ये वाकई ऐसे है। बहुत सारे सवाल आते हैं। एक तो आपके जिस किस्म की T20 की कप्तानी की बात कर रहा हूँ, अदरवाइज वनडे इंटरनेशनल और टेस्ट मैचेस का एक अच्छा कप्तान हो सकता है सलमान अली आगा, जो कि लॉन्गर ड्यूरेशन का बेहतर प्लेयर है। एक तो उसकी रेलेवेंस नहीं है T20 में, आप 11 गलत खिलाते रहे। उसके बाद मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि उसकी कप्तानी ऐसी थी, उसको तो आप मुरलीधरन, शेन वॉर्न, वसीम, वकार, शुएब, रिचर्ड हेडली सारे दे दें, वो फिर भी मैच हार जाएगा। इट इज हाउ यू डिप्लॉय द बॉलर्स एंड इट इज व्हेन टू यूज एंड हाउ टू यूज द बॉलर्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिचुएशन एडजस्टमेंट्स आप कैसी करते हैं, तो एक तो ये है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज आपने पूछी कि हमारे फास्ट बॉलिंग को क्या हुआ। हमारा फास्ट बॉलिंग एक रोल मॉडल सिस्टम था, और उसके बाद हमारा डोमेस्टिक सिस्टम इतना प्रिकेरियस और इतना बुरा कभी भी नहीं था। एंड डिपार्टमेंट क्रिकेट होती थी, लड़के जो है वो पहले क्लब क्रिकेट बेताशा खेलते थे, उसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट खेलते थे, फिर वो अंडर 19 से कुछ आते थे, कुछ डायरेक्ट सिटी एसोसिएशन टीम्स में आते थे या रीजन में, और उसके बाद वो डिपार्टमेंट जाते थे और वो गेट में बनता था। आपके पास एक टाइम
टाइम पे व्हेन आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ द सर्किट इन द 1990s, आपके पास 5 ऐसे फास्ट बॉलर्स थे जो 150 से ज्यादा तेज बॉल करते थे, और 500 उनके फर्स्ट क्लास में 600 आउट हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के करीब नहीं आए और आप उनका नाम भी नहीं जानते होंगे। फास्ट बॉलिंग एक कल्चर था। फिर आई T20 क्रिकेट। T20 में 4 ओवर्स पे आप फोकस करते हैं लड़के। T20 से आपको लीग्स के ल्यूक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं और आप पैसे बनाते हैं, तो अब आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना नहीं चाहते। फास्ट बॉलिंग एक एंड्योरेंस से आती है, फास्ट बॉलिंग एक फोकस से आती है, रेपिटेशन से आती है। 1987 में सिर्फ काउंटी में वसीम अकरम ने 397 ओवर कर दिए थे, ठीक है ना। तो ये 500 ओवर के सीजन खेलते थे। सो अनफॉर्चुनेटली ना मसल मेमोरी है, ना बायोमैकेनिक्स प्रॉपर है। फिर ये इंजरी को अपने जो है वो छुपाते हैं, मास्क करते हैं, रिएक्ट प्रॉपर नहीं करते क्योंकि मिस्ड अपॉर्चुनिटीज ना हो जाए उसकी वजह से। एंड पुअर रिहैब है आपकी, और ये फिर अब सस्टेन ही नहीं कर पाते। ये 3 स्पेल तो दूर की बात है, ये तो 1 स्पेल पूरा नहीं करेंगे जो आजकल के फास्ट बॉलर्स हैं। अब शाहीन अफरीदी की रिहैब का इशू है। ये 152.7 किलोमीटर आर पे इसकी गेंद फास्टेस्ट रिकॉर्ड हुई है। आजकल 128 130 पे करते हैं। स्विंग खत्म हो गई है, रिस्ट पोजीशन चेंज हो गई है, घुटना बाहर को निकल आता है, लिम्स को ही ज्यादा यूज करता है क्योंकि ये कंपनसेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो नी वेट नहीं लेता। तो ये सारी चीजें बड़ी साइंटिफिक हैं और इनको अगर आप लेके चलेंगे तो फास्ट बॉलर्स दोबारा आएंगे, वरना ये 4 ओवर्स के फास्ट बॉलर आपको नजर आते रहेंगे। फिर आपने ये जो चीज पूछी वो क्रिकेटिंग अवेयरनेस में आती है, क्रिकेटिंग अवेयरनेस सिस्टम से आती है। वहां पे डाटा साइंस यूज होती है, वहां पे आपको पता होना चाहिए कहाँ पे किस बॉलर ने किस लेंथ पे, किस कंडीशन पे, किस पिच पे कैसे एडजस्टमेंट्स करनी है। तो ये अनफॉर्चुनेट सी चीज है, और तभी आप बिगर स्टेज के परफॉर्मर नहीं रहे। और अब आप मान लें, आप पुरानी ग्लोरीज में रहना छोड़ दें। आजकल आपकी जो है ऑलमोस्ट एसोसिएट मेंबर की टीम है और आप नंबर 7 नंबर 8 की टीम है। वनडे में भी आपकी रैंकिंग 4 है, लेकिन जिस रफ्तार से हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और अगर माइक हैसन एक आधा साल और रह गए तो ये भी आप फर्क हो जाएंगे। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, क्या कोच जिम्मेदार है जो पाकिस्तान की टीम का सवाल है? ये जी कोच को लाया कौन, नंबर 1। फिर कोच को अख्तियार किसने दिए? गैरी कर्स्टन और जेसन गिलेस्पी को आप 11 चूज करने के लिए अख्तियार नहीं देते थे, 7 सिलेक्टर भेज रहे थे आप टूर्स पे, और इनको आपने इख्तियारात भी दे दिए। इनकी मेंटालिटी कहाँ है, इनका अप्रेजल कहाँ है, इनकी KPIs क्या है, इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, और जितने ग्लेयरिंग ब्लंडर्स इन्होंने 2026 ये वर्ल्ड कप में अभी किए हैं, जहां पे इब्रार को बाहर कर देना, इंग्लैंड के अगेंस्ट ना खिलाना, शदाब पे फोकस करना, शदाब को इवन ऑगमेंट करने की कोशिश की कि नामीबिया के अगेंस्ट जो है वो ऊपर भेज दिया, उस्मान नीचे चला गया बैटिंग करने को परफॉर्मेंस हो जाए। तो इस किस्म के आपने बिट्स एंड पीसेस ऑलराउंडर्स पे फोकस किया। इनसे कोई पूछेगा तो आगे आपका हेड कोच का रोल भी आपको समझ आएगा ना।